नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप जानते हैं अभी इस वक्त उपचुनाव का कार्यक्रम चल रहा है। देश में उन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है जहां पर किसी उम्मीदवार ने या तो अपनी सीट पर से इस्तीफा दे दिया है, या उसका निधन हो गया है, या उसने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो 1 सीट को खाली कर दिया है, या उसने एमएलए को चुनाव लड़ा था तो बाद में फिर एमएलए की सीट को छोड़ करके एमपी का चुनाव लड़ लिया। इसलिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो जब मैं इस उपचुनाव को देखता हूं तो मुझे इसमें बहुत बड़ी खामी नजर आती है, और मुझे लगता है कि और आप भी जब इसको समझेंगे तो आपको भी चीज समझ में आएगी। इसी कारण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप देखिए, लगातार उपचुनाव का खेल चलता है और चुनाव होते ही रहते हैं। आज यहाँ चुनाव है, परसों उस जगह पे चुनाव है, अगली साल उस जगह पे चुनाव है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जनता का काम कब होगा? किसी एमएलए को आपने चुना तो आपने उसको 5 साल का वक्त दिया, तो 5 साल में से वो कितने दिन, मैं दिनों की बात कर रहा हूं, साल की तो हम छोड़ ही देते हैं कि साल की उम्मीद करना तो बेकार की बात है। कितने दिन वो व्यक्ति अपने क्षेत्र में गुजारता है लोगों की समस्याएं सुनने में, सड़क की परेशानी है, बिजली की परेशानी है, स्वास्थ्य से संबंधित चीजों को ठीक करने में, क्या गांव के अंदर फिल्टर पानी मिल रहा है बच्चों को, स्कूल के अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं, टॉयलेट वगैरह, पढ़ाई कैसी चल रही है। इन चीजों को छोड़ करके जिस व्यक्ति को आपने चुना है, या तो वो अपनी सीट को खाली कर देगा और अगली साल जो चुनाव हुए, जैसे 2023 के अंदर चुनाव हुए थे विधानसभा के राजस्थान के अंदर, तो एमएलए का चुनाव लड़ लिया, और 2024 में मतलब जिस व्यक्ति को आपने एमएलए चुना उस व्यक्ति ने अगले ही साल आपके वोटों का बिल्कुल निरादर करके, बिल्कुल उनका मतलब उनको आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा करके एमपी का चुनाव लड़ लिया, और एमपी फिर आप वोट दे रहे हो उनको। अब उसने एमपी का चुनाव लड़ लिया, अब उसकी सीट पर, एमएलए की सीट पर चुनाव हो रहा है, तो वहां पर भी उसी पार्टी का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, और अब वो उसको जिताने में लग रहा है, ना कि एमपी का काम करके। तो मैं ये जो बात रख रहा हूं, ये किसी भी पार्टी विशेष के प्रति नहीं है, ये किसी सब पार्टियों के मतलब पक्ष में विपक्ष में उसको नहीं देखना आपको, ना किसी ये व्यक्ति विशेष के बारे में। मैं बस सिस्टम को देख करके कह रहा हूं, क्योंकि पार्टियां, अगर संविधान में ऐसा सिस्टम है तो बिल्कुल वो इसका फायदा उठाएंगे। और आप इस बात को समझिए, नेता भी इस चीज को ठीक नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनके फायदे में है। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, और जनता को उन पार्टियों से, नेताओं से कहना पड़ेगा कि ये चुनाव का खेल आप बंद करिए। हमारा काम यही रहता है कि आप वोट देते रहते हैं हम बस, और आपका जो काम है जनता की समस्याएं सुनने का, आपको जो हमने वोट दिया 5 साल आप काम करें, और 5 साल तो आप छोड़ दीजिए, मैं तो बस इतना सा कहता हूं कि 5 साल में से एक साल में दिन होते हैं आपके 365। यदि 365 दिन भी 5 साल में 365 दिन भी यदि वो व्यक्ति जिसको आपने एमएलए चुना है, एमपी चुना है, वो क्षेत्र में जाकर के, गांव-गांव जाकर के, ढाणी-ढाणी जाकर के ये समझने की कोशिश करेगी कहां पे शुद्ध पानी की कमी है, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, अच्छी सड़क बनाने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए, स्कूलों की में खा खामियां हैं, क्या-क्या क्षेत्र में मुख्य परेशानी आ रही है, हम खेलों को सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात को समझेंगे, बजाय ये सोचने के, वो ये सोचने लगते हैं कि अगले चुनाव की लेकर के मैं क्या क्या प्लानिंग करूं, या मेरा साथी कहां से चुनाव लड़ रहा है उसको कैसे जिताना है, या उस व्यक्ति को कैसे हराना है, मैं कैसे मेरे बच्चों का फ्यूचर में डिसाइड करूं, उनको भी मुझे पॉलिटिक्स में रखना है, और कैसे मैं जाति को उसको आगे करूं, उसको पीछे करूं, उनका गठजोड़ कैसे करूं, उसका पूरा दिमाग यही लगा रहता है। और जब पार्टी की बात आती है तो एक व्यक्ति को आपने मान लो कि ए विधानसभा से एमएलए चुन दिया, अब मान लो बड़ा नेता है तो और जो अन्य विधानसभा में भी चुनाव हो रहे हैं तो वहां भी हो जाएगा, और छोटे नेता भी जाते ही हैं, वहां भी हो जाएगा अपने पार्टी के व्यक्ति को चुनाव जितवाने के लिए। मतलब जिस व्यक्ति को आपने चुना है कि आप ए विधानसभा में रहिए, यहाँ पे आप काम करिए, बजाय वो और विधानसभाओं में जा रहा है क्योंकि आपने पार्टी को चुना है। तो आप इस बात को समझिए, आप पार्टी के नेताओं पर और पार्टी के नेताओं पर, और हमारे जो सिस्टम के अंदर जैसे राष्ट्रपति जी हो गए, हमारे कानूनी व्यवस्था में जुडिशरी के अंदर सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहां पर आप लिखिए, चिट्ठी लिखिए, ईमेल करिए कि बताइए कि इसको ठीक करिए। आप ऐसा नहीं, हमारा काम बस जिंदाबाद करने का रह गया। नेता 2023 में नेता आए थे, हम फिर माला पहना रहे हैं, जिंदाबाद। 2024 में फिर आप चुनाव लड़ रहे हैं, फिर जिंदाबाद। फिर उपचुनाव में फिर आप आ रहे हैं, फिर जिंदाबाद। मतलब हम कब आपसे ये उम्मीद करें कि आप हमारे गांव में आएंगे, गांव में पंचायत करेंगे और देखेंगे, गांव वालों से पूछें भैया आप यहाँ पर आप क्या क्या समस्या है बताओ। जनता ये कहती रहती है हमेशा कि भाई नेता आते हैं और वोट लेकर के
चले जाते हैं। और हमेशा ये सही भी बात है, मतलब वोट से पहले आप लेने के लिए आप आएंगे कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे और हमने ये किया वो किया, और फिर आप चले जाएंगे और कोई आपसे जनता का आपका कोई सरोकार नहीं रहेगा। तो ये आम जनता को ये समझने की आवश्यकता है। मैं बिल्कुल एक पार्टी से बिलोंग करता हूं और मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं ये किसी भी पार्टी के पक्ष में ये बात नहीं कर रहा हूं मैं, या किसी के विपक्ष में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो सच है उसको रख रहा हूं मैं। तो पार्टी से परे, किसी व्यक्ति विशेष से परे हमें चीजों को समझने की जरूरत है। जैसे मैं अगर दोसा की बात करूं, मैं फिर आपको इस बात को रख दूं कि मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। मैं दोसा एमएलए में हम आम जनता ने मुरारलाल मीणा जी को एमएलए चुना, लेकिन उन्होंने तो 2024 में जाकर के एमपी का चुनाव लड़ लिया। मतलब आपको हमने एमएलए बनाया था, तो आप एमएलए रहकर के आप काम करते ना। 2023 में आपने चुनाव लड़ लिया, अब 2024 में पार्टी ने टिकट दे दिया कांग्रेस पार्टी में माननीय डीसी बैरवा जी को, अब सब नेता उनको जिताने में लग गए। तो मैं भी डीसी बैरवा जी का समर्थक हूं, लेकिन मैं सत्य को रखना हूं। जैसे कि अभी आप बीजेपी में देखिए, आपने डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी को सवाईमाधोपुर से चुनाव जितवाया और अब वो अपने भाई के लिए या दोसा में के प्रचार कर रहे हैं। तो सवाईमाधोपुर जनता का तो आप काम करिए ना, फिर वो कहीं और जगह प्रचार प्रसार करेंगे, फिर अपनी गणित बिठाएंगे। भजनलाल शर्मा जी जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो आकर के उपचुनाव में आकर के अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, भाई वोट दीजिए। अरे आपको मुख्यमंत्री बनाया तो उसके लिए आप काम करिए। तो मैं ये समझता हूं कि इसके अंदर एक्सपर्ट भी बैठ सकते हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं, आईएएस जो आरएस अधिकारी हैं, और भी विशेषज्ञ जो हैं चुनाव से कि क्या क्या नियम बना सकते हैं। जैसे मैं एक आम आपको बता रहा हूं, एक आम राय मेरी जो है, एक तो उपचुनाव का सिस्टम बंद होना चाहिए। मतलब कि कैसे बंद होना चाहिए? उपचुनाव सिर्फ तभी होगा जब निधन हो जाएगा, और निधन भी आप देखिए कि मतलब कि हम इसमें कोई एज ही नहीं है। आप चुनाव लड़ते रहिए, 65 साल के हैं, 75 साल के हैं, 80 साल के हैं, 85 साल के, चुनाव लड़ते रहिए। आप एक कर्मचारी है, काम कर रहे हैं, तो आपको रिटायरमेंट की एज है 60 ईयर्स, 65 ईयर्स कई कंपनियों में और गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। लेकिन नेता की कोई उम्र ही नहीं है। तो यहाँ पे उम्र डिसाइड करने की जरूरत है, क्योंकि किसी के निधन होने की संभावना तभी होती है जब उसकी उम्र 65 होगी, 70 होगी, 75 होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी निधन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप उस उम्र को निर्धारित करिए कि भाई ये 70 साल के बाद में आप चुनाव नहीं लड़ सकते, या 65 साल के बाद में। तो ये निर्धारित होना बहुत जरूरी है, ताकि ये आप जनता को समझने की आवश्यकता है कि इसमें जितना भी पैसा खर्च हो रहा है, जितनी भी पोलिंग पार्टियां जाती हैं, उनका खाना है, चुनाव प्रचार है, जनता का समय बर्बाद हो रहा है, तो ये सारा का सारा जो पैसा लग रहा है वो जनता के टैक्स का लग रहा है। आप यकीन मानिए, ये मत समझिए कि ये सरकार पैसा खर्च कर रही है। आपके भले के लिए जो पैसा लगना चाहिए था, वो पैसा इन चीजों में व्यर्थ हो रहा है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। तो एक तो उम्र का निर्धारण हो, दूसरा ये हो कि एक व्यक्ति दो जगह से चुनाव नहीं लड़ेगा, कि ये नहीं आपने एक जगह से चुनाव लड़ा और फिर दो जगह से आपने चुनाव लड़ लिया, दोनों जगह से आप जीत गए, अब एक सीट आपने खाली छोड़ दी। जैसे नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़े थे, वाराणसी से भी लड़े थे, और शायद गुजरात में वडोदरा का कहीं वैसे भी लड़े थे। जैसे राहुल गांधी जी लड़े हैं, शायद वायनाड से लड़े हैं वो, और रायबरेली से लड़े हैं, रायबरेली उन्होंने सीट रख ली, वायनाड से प्रियंका गांधी जी लड़ रही है। तो मैं फिर ये कह रहा हूं कि मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, इस सिस्टम में खामी है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो सिस्टम में है तो तभी तो पार्टियां करनी है। अगर ऐसा नहीं हो कि ये निर्धारित हो कि आप एक जगह से चुनाव लड़ेंगे, दो जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते, कि दो जगह आप 3 जगह 4 जगह से चुनाव लड़ेंगे, गलत है। तो एक तो उम्र का निर्धारण हो कि उम्र फिक्स की जाए कि इससे अधिक सीमा पर, उम्र की सीमा पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते। 65 साल हो सकती है, मैक्सिमम 70 ईयर्स हो सकती है। दूसरा ये कि आप दो जगह से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तीसरा मैं समझता हूं कि आप सीट खाली करके, ये नहीं कि 2023 में आप एमएलए बन गए, अब 2024 में जाकर के आप एमपी बन गए। तो भाई जिन्होंने आपको 5 साल के लिए चुना, 5 साल के लिए वोट दिया, वो तो आपने सुना ही नहीं जनता की, आप तो फिर कूद करके एमपी बन गए। तो फिर उनका क्या कसूर है वोटर का? अब फिर आप वोट मांगने आप आ गए। तो ये जनता को समझने की आवश्यकता है कि 3 चीज मैं दोबारा से रिपीट करता हूं। एक तो उम्र का निर्धारण, दूसरा आपका हो गया 2 सीटों से एक व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ेगा, एक से लड़ेगा, तीसरा आप सीट खाली नहीं करोगे। आप अगर एमएलए बन गए तो एमएलए ही 5 साल आप सेवा करोगे। ये जनता के भले के लिए है, जनता को समझने की आवश्यकता है। मैं फिर इस बात को क्लियर कर दूं, कोई व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी विशेष, कोई धर्म विशेष, कोई जाति विशेष की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं एक सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, इसमें जनता का भला है, ताकि जनता के मुद्दों की बात हो, बिजली की बात हो, सड़क की बात हो, सुरक्षा की बात हो, पानी की बात हो। गांव में आज शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है बच्चों को,
लोगों का, आम जनता को पानी नहीं मिल रहा, तो कैसे स्कूल में आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे आरओ का पानी उनको उपलब्ध कर सकते हैं, इस पर आप चर्चा होनी चाहिए। बस ये मुद्दा होता रहता है कि ये उसकी वहां सेटिंग है, उसने उसका ज्यादा पक्ष कर दिया, उसकी ये जाति विशेष है, उसका वो भाई है, वो उसका मेरा ये नाता पोती है, और ये मेरी पार्टी है। मतलब आप कर क्या रहे हैं? तो आम जनता के से मेरी ये गुजारिश है कि आप यदि इस बात को समझ रहे हैं, और यदि मेरी से कोई बात इसमें अगर रह गई है, तो आप कमेंट करके बताएं, और हम इसको मुद्दे को उठाएं। आप राष्ट्रपति को लिखें, कम से कम लेटर तो आप लिख सकते हैं, ये काम करती हैं। अब जब भी नेता है तो बिल्कुल बिल्कुल आप बेखौफ होकर के उनसे सवाल पूछिए, उनसे ये चीज क्वेश्चन करिए कि भाई इस तरह से हम कब तक वोट देते रहेंगे, कब आप हमारी समस्याओं को सुनेंगे। धन्यवाद।